राम राम। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती, यानी कि छोटे मोटे शादीशुदा जीवन में अगर झगड़े होते हों, बातें होती हो, तो उनको नज़रअंदाज करके व्यक्ति अपने शादीशुदा जीवन को आगे चला लेता है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बात जो नज़रअंदाज की जा सकती है, वह इतनी बड़ी बन जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाए। ज़िंदगी सारी निकल जाती है, लेकिन घर में कलह का वातावरण खत्म ही नहीं होता। बहन बेटी अपने घर में पिता के बहुत सुखी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं देखती। जैसे ही वो शादी करके दूसरे के घर में जाती है, अपने पति के घर में, वहाँ पर कलेश खत्म ही नहीं होते। पहले दिन से कलेश शुरू हो जाते हैं, आखिरी दिन तक वह कलेश चलते हैं, जब तक सांस रुक नहीं जाती। तो ये परिस्थितियां बनती क्यों हैं? बहुत से कारण होंगे आपकी कुंडलियों में, जिसके कारण यह योग आपको दिखाई देते होंगे कि हाँ भाई, ये ग्रह चाल ऐसी है, ये योग बन रहा है, इसके कारण शादीशुदा जीवन खराब है। लेकिन लाल किताब में कुछ एक ऐसी बातों का वर्णन है जिसे ऋण की श्रेणी में रखा है। ऋण मतलब कर्जा। कर्जा ये है वह प्राणी जिसके साथ आपने अत्याचार किया है, उससे जुड़ा हुआ है। तो जितनी देर तक हिसाब बराबर नहीं होगा, उस चीज, उस ग्रह से जुड़ा हुआ सुख आपको नहीं मिलेगा। और ये ऋण आपका बुजुर्गों का भी है। अगर इसको ख़त्म नहीं करते, अत्याचार या पाप किसी और ने किए, सज़ा भुगत रहे हैं आप क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर सोच चाहे अपनी हो, लेकिन खून उस कुल का है जो परदादा दादा पिता से होते हुए आपकी रगों में पहुंचा है। तो उनका खून होने के कारण उनकी गलतियों की सज़ा भी आपको मिलेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहता है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता, घर में सुख शांति नहीं होती, अच्छे अनुभव मैरिड लाइफ के नहीं होते, परिवार के नहीं होते, सुख सुविधाओं का साथ नहीं मिलता, तलाक हो जाते हैं 1 2 3, ये सब क्यों होते हैं? लाल किताब में इसका एक चैप्टर है बहुत छोटा सा, कि कुछ एक योग होते हैं जिसके कारण ये चीज़ घटित होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये होता क्यों है और किन लोगों के साथ ये घटित होता है, वह लोग कौन से हैं, कौन सी ग्रह चाल है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले ओ कोई, अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो किसी के अंदर बुराई, कमी, विकार ढूंढने से पहले हमें अपनी कमियों को, विकारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये निजी मत है। तो आइए अब समझते हैं कि जो बातें मैंने आपको अभी की हैं वह क्यों घटित होती हैं। समझिए, मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, उस विषय का नाम है स्त्री ऋण। स्त्री ऋण इसका नाम है। और यह ऋण लाल किताब के अनुसार कैसे पैदा होता है, आप अपनी पत्रिका अपने सामने रख सकते हैं। पहले आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न बताऊंगा। लाल किताब फरमाती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु या चंद्रमा या सूरज दूसरे भाव में हो, इनमें से 1 2 या तीनों इकट्ठे, कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी, कोई भी ग्रह। दूसरी स्थिति में क्या हालात हैं? सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र और राहु, ये तीनों इकट्ठे, 2 या 1 अकेला ग्रह, इन दोनों घरों में से एक भी घर में हो तो ये स्त्री ऋण आप पर बन जाता है। तो स्त्री ऋण बनने का वजह क्या है? क्योंकि यहां दोनों घरों में शुक्र की राशियां पड़ती हैं और शुक्र का प्रभाव इन दोनों घरों में सबसे ज्यादा है। तो ये आपकी किस्मत है, किस्मत जो लिखा के आप ईश्वर के घर से लाए हैं, ठीक है ना। तो
एक कथन आता है लाल किताब में, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, ग्रह असर सब पर करें, परिंद पशु इंसान। तो ये जो ग्रह चाल है ये सब पर असर करती है जिसकी कुंडली में ये योग हो। आप अपनी पत्रिकाएं निकालकर चेक कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो यहां पर भाई साहब वास्तु क्या करेगा, आपके लेख को मिटे देगा क्या? वास्तु तब असर करता है जब ग्रह ठीक हों, क्योंकि ग्रहों की दिशाओं से ही तो हमें सुख मिलना है। अगर ग्रह खराब होंगे, दूषित होंगे, तो वास्तु किया हुआ भी कई बार आपको सुख नहीं मिलने देगा। तो पहले ग्रह ट्यून होंगे, फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। फिर वास्तु आप पर जादुई तरीके से असर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है। तो ये तो हुआ एक ज्योतिषीय कारण, ठीक है ना, जिसे हम अपनी पत्रिका में जांच करने के बाद प्राप्त करते हैं। अपने हालात मिला के देखते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है, हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, या हमारे परिवारजनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही है, शादीशुदा जीवन के अच्छे सुख नहीं मिले, तलाक हो गए, कलेश रहे, मारपीट रही और कलह का वातावरण सारी ज़िंदगी चलता रहा। ज्योतिषीय कारण ये है, मतलब कुंडली के अनुसार। लाल किताब फरमाती है कि ये स्त्री ऋण बनने का, यानी कि कारण स्त्री ऋण बनने का क्या है, बनने का क्या है। तो यहां पर 5 पीढ़ियों का वर्णन अभी मैं आगे बताऊंगा। उनमें से कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति आपके खून का ताल्लुकदार जिसने ये गलती की हो, अपनी पत्नी पर अत्याचार किया हो। कारण ये है कि ये स्त्री ऋण है। तो स्त्री ऋण अब पुरुष की कुंडली में भी हो सकता है, स्त्री की भी। अब स्त्री ये अपने परिवार में पिछले सोच सकती है कि उसके फोर फादर, माता पिता, बुजुर्ग ऐसे रहे हों जिन्होंने ये काम किया हो, चाचे ताए, खून के ताल्लुकदार, जो मैं लिस्ट में बताऊंगा आगे। पत्नी पर अत्याचार, उस घर में जो पुरुष है अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं। बच्चा पैदा करने की हालत में पत्नी से मारपीट, ये पहला कारण, ये दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा कारण क्या है? देखिए, तीसरा कारण पत्नी को कत्ल करवा देना, जब वह बच्चा जनने की हालत में हो या फिर बच्चा हो गया हो या ना हुआ हो, उसको किसी न किसी तरह से मरवा देना, तीसरा कारण। अब निशानी क्या होगी? मतलब ये स्त्री ऋण बन गया, आपके परिवार में कोई निशानी भी तो प्रकट होगी ना। स्त्रियों से नफरत करता होगा ऐसा परिवार। नफरत करने का ये मतलब है जेलसी स्त्रियों से, कि स्त्रियां आगे ना निकल जाए परिवार की। पत्नी बनके कोई आई तो उसको दबाने की कोशिश, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, ऐसा कुछ करना कि वह करके कुछ दिखा दे तो उसको नीच दिखाना, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, ये वो फलाने टमकाने, कुछ भी वजह बना के उससे नफरत करना, उसकी तरक्की पर खुश नहीं होना, दुखी होना, जेलसी करना, ठीक है। तो स्त्रियों से नफरत करता होगा वो परिवार। या ऐसे परिवार में गऊ पालने से नफरत या गाय पर अत्याचार किया हो। तो आज के समय में गऊ पालने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, ठीक है ना। तो ये बात समय के साथ थोड़ी बदल गई, तो हम कैसे ले सकते हैं? ऐसे लोग गाय की सेवा करने से नफरत करते हो, गाय की पालना करने से नफरत करते हो, मतलब गाय को किसी तरह से भी घर से रोटी का जो है एक निवाला भेजना भूख के तौर पर, या गऊ सेवा करके आना गौशाला में, ऐसी चीज़ों से नफरत करते हो। या गाय कहीं पर देखते हो उसे डंडे मारते हो, उसे भगाते हो, उसे बुरा भला कहते हो, कुछ भी अत्याचार किसी तरह से भी गाय पर करने की कोशिश करते हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, गाय जब तक दूध देती हैं अपने घर तक तब तक उसे रखते हैं, और जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है, रात के अंधेरे में हमारे इलाके में भी लाद के लेके आते हैं, गाय को छोड़ के भाग जाते हैं। गाय यहाँ पर तड़पती बिलखती घूमती है, किसी की फसल में घुस जाती है तो वो ऐसे लोग मैंने देखे हैं पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं गाय को,
और कई बार तो हथियारों से उसे काट भी देते हैं। और कई ऐसी गायें सामने दम तोड़ती हुई भी हमने देखी हैं, कईयों को हमने उचित जगह भेजा है, लेकिन चलो वो एक अलग बातें हैं। तो अत्याचार करने वाले लोग गाय पर, यानी कि ये निशानियां होती हैं, दो ऐसी फैमिलीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योतिषीय कारण है, ये आपके जीवन में वैसे ही आपकी हरकतों से आपको मालूम हो जाएगा। आप नहीं तो आपके बुजुर्ग ये करते रहे होंगे, 5 पीढ़ियों में ये नज़र आएगा। निशानी ये है, ठीक है ना। आप में जो प्रेजेंट गुण होंगे वो ये नज़र दिखाई देंगे। अब उपाय क्या है? 100 गायों को एक ही दिन में मज़ेदार भोजन कराना और अपने पाप की माफ़ी मांगना। तो यहाँ पर इस उपाय को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है, वो है फैमिली ट्री। यानी कि ये अत्याचार आपने नहीं किया अकेले ने। ये मत सोचना कि मैं, आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो आप सोचें कि मेरी कुंडली में ये योग है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। विचार उठना स्वाभाविक है, हर किसी के उठेगा। मेरे को भी कोई बोलेगा तो उठेगा कि भाई मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं, मेरे पिता ने भी नहीं किया। यहाँ पर फैमिली ट्री काम करता है। फिर खून के ताल्लुकदार, खून के रिश्तेदार, जहाँ तक आपका खून का असर जाता है, ठीक है ना। जैसे नीम के एक पेड़ से दूसरा नीम का पेड़ निकलता है तो वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ता, उसे जहाँ मर्जी जाके लगा दो। इसी तरह से खून होता है, गलती आपने की होती है लेकिन वो जो उसका एक स्वभाव होता है वो सारे नीम के पेड़ यानी कि खून में फैला होता है। तो वो गलती चाहे आपके चाचा के लड़का ने की है, सज़ा आप भी भुगतेंगे, ठीक है ना। ये कुदरत का नियम है, ज्योतिष में यही चलता है, ठीक है। तो अब इसका उपाय क्या है? पहले फैमिली ट्री को अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से कि ये उपाय करना कैसे है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए, ये जो फैमिली ट्री मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो लोग दुनिया में जिंदा हैं, उपाय में सिर्फ हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। वह इस उपाय में शामिल नहीं होंगे, उनकी हम गिनती नहीं करेंगे। आइए देखिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी कि परदादा परदादी से, है ना। तो लाल किताब ने यहां तक का वर्णन दिया है तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपके परदादा, ठीक है ना, और परदादी। ये कई लोगों ने इनको देखा होता है, कई लोगों ने नहीं देखा होता, कई लोगों के यहाँ जीवित होते हैं, नहीं होते। मैंने पहले ही कहा जो जीवित है उसको ही गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो दादा दादी आ गए, ठीक है ना। दादा को लेंगे पहले। दादी यानी कि स्त्री, दादा, परदादी, दादी, माता और स्त्री यानी कि पत्नी, उसके खानदान को नहीं लेंगे हम, उसकी फैमिली को नहीं गिनेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो भी आपकी परदादी, दादी, माता और पत्नी होगी उनके खानदान को नहीं गिनेंगे, यानी कि स्त्री के खानदान को नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से शुरू होता है परदादा परदादी, इनकी गिनती कर ली अगर ये दुनिया में जीवित है। दादा दादी कई लोगों के जिंदा होते हैं, ठीक है ना, तो होते हैं, उनकी गिनती। अब दादा की बहन, ठीक है ना, दादा की बहन को गिनेंगे और दादा की बहन के लड़के और लड़कियों की गिनती करेंगे, ठीक है ना। इसमें मेंबर अब गिनेंगे यहां पर। ये आपने अपना फैमिली ट्री बनाना है, इनमें से कौन कौन लोग जिंदा है वो आप पेन कापी लेकर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर दादा के भाई, दादा के भाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आया? दादा के भाई। तो दादा के भाई जितने भी होंगे उनकी गिनती करेंगे और दादा के भाई के साथ भाई की पत्नी भी आएगी, ठीक है ना। तो दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, ठीक है ना। तो दादा के भाई के बच्चों के बच्चे, तो इनमें अगर इनकी लड़कियां हुई ना, लड़कियां, तो लड़कियों के बच्चे गिनेंगे हम, ठीक है ना। दोनों में से जिसके यहां पर देखो, अब भाई, दादा के भाई के बच्चों, है ना, बच्चों में लड़कियां होंगी, लड़की दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी तो उस लड़की को भी गिनेंगे और उस लड़की के लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है उसकी भी गिनती हम
इसमें करेंगे। इसी तरह से यहां होगा दादा के भाई के बच्चों में भी, है ना। तो भाई के बच्चों में अगर लड़की होगी तो वो दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी, तो वहां पर, है ना, कि वहां पर ये भाई की बेटी हो गई, दादा के भाई की बेटी, तो वहां पर जाके उसको भी तो कोई संतान होगी ना, बेटी, तो उसकी गिनती करेंगे, उसके बच्चों की करेंगे, उसके घर वाले की गिनती नहीं करेंगे हम, उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये दादा की बहन भी हो गई, उसके लड़के लड़की, इससे आगे नहीं बढ़ना है, लड़के लड़की के बच्चे आगे गिनते हुए नहीं चलना, फिर तो खत्म नहीं होगी कहानी, ठीक है ना। तो यहां दादा हो गया, दादा की बहन, दादा के भाई हो गए, और भाई के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे। तो यहां पर हमने सभी गिन लिए यहां तक। फिर उसके बाद हम आगे उतरते हैं। तो दादा आपके हैं, लेकिन दादा के भी तो बच्चा है ना, जो आपका पिता कहलाया, तो वो पिता गिन लिया हमने, ठीक है ना। पिता के साथ माता को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके खानदान की है। अब पिता की बहन, सबसे पहले पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ बन गई, ठीक है ना। अब पिता की बहन के लड़का और लड़की जो होंगे, हम उसकी गिनती करेंगे। पिता की बहन यानी कि आपके बुआ के लड़का लड़की की गिनती करेंगे, जो आपके पिता के भांजा भांजी बनते हैं। तो यहां पर जितनी बहनें होंगी उतने लड़का लड़की जो भी भांजा भांजी हो गए, उनकी गिनती हो गई। फिर हम आ गए इधर, पिता के भाई यानी कि आपके ताया चाचा हो गए। आपके ताया चाचा जितने होंगे उनको गिनेंगे। ताया चाचा की पत्नियां, चाचा की और ताए की पत्नी, ठीक है ना, वो भी साथ में लेंगे क्योंकि वो खानदान में है, यहां तक तो खून का असर है। फिर ताया चाचा के बच्चे, ठीक है ना, ताया चाचा के बच्चे। अब ताया चाचा में लड़कियां भी आ जाएंगी फिर यहां पे, ठीक है ना। लड़की दूसरे खानदान में चली गई शादी करके, तो उसकी भी गिनती करेंगे, और उसका लड़का पैदा हुआ चाहे लड़की पैदा हुई, उसकी भी गिनती करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, तो यहां पर लड़की गई और लड़की के यहां पर जाकर फिर लड़का या लड़की पैदा हो गई, ठीक है ना, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ, तो उसकी भी गिनती कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में किया है कि छूटे ना, बार बार ये उपाय नहीं होते, तो यहां तक संभव है गिनती हो जाती है। तो यहां तक, क्योंकि भांजे भांजी दोहता पोता, इसका वर्णन है लाल किताब में, बकायदा ऋण पित्तर में इसका वर्णन दिया है। तो ठीक है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, जिसको हम ताया चाचा आपके हो गए, पिता के भाई और उनके बच्चे, है ना, उनके बच्चों के बच्चे और पत्नी, है ना, इसको शामिल कर लिया। तो यहां पर आपकी बुआ भी शामिल हो गई। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब आपकी बारी आई। ऋण पित्तर से पीड़ित खुद व्यक्ति, आप उसकी भी गिनती करेंगे और उसकी पत्नी की भी गिनती करेंगे। अब आपके जितने बच्चे हैं उनकी गिनती करेंगे। मान लो आपकी एक लड़की है ना, हमने वो लड़की को लिख लिया, लड़की का बेटा या बेटी, उसकी गिनती करेंगे। यहां पर क्या हुआ कि आपकी अगर बेटी है उसकी शादी हो गई, उसको बेटा या बेटी पैदा हो गई, उसकी गिनती करेंगे, लेकिन उसके हस्बैंड की, उसके खानदान की गिनती इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दोहता दोहती को भी यहां पर ले लिया गया है, दोहता दोहती को। तो आगे चलते हैं। तो फिर आती है आपकी बहन। अगर आपकी बहन है, ठीक है ना, उस बहन का बेटा बेटी भी यहां पर गिनेंगे, ठीक है ना। आप यानी कि जो ऋण पित्तर से पीड़ित है, उसकी जो बहन है, उस बहन का बेटा और बेटी गिनती में लेंगे। फिर क्या होता है, ऋण पित्तर वाले के, है ना, लड़के जो होंगे हम उनको गिनेंगे, ठीक है ना। लड़के गिनेंगे, ऋण पित्तर वाले के बेटा है, ठीक है ना, तो बेटी को तो मैंने यहां पर गिन लिया, ठीक है ना। अब बेटे की बात करें, आपके जितने भी बेटे हैं उनकी गिनती करेंगे, और उनकी पत्नियों को भी, लड़के की पत्नी भी साथ में गिनेंगे, ठीक है। तो दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, लड़के आपके जितने भी हैं उनके जो बच्चे हैं वो आपके पोता पोती हैं, तो उनको भी हम बीच में लेंगे,
पोता पोती को। तो ये फैमिली ट्री बनता है। फिर यहां पर देखो क्या हमारे सामने आया, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, है ना, चौथी पीढ़ी, और ये आ गई पांचवी पीढ़ी। ठीक है ना, पोता पोती अगर आपके पैदा हो गए, जिसे हम ऋण पितर के चार्ट में शामिल करते हैं, और इसके लिहाज से फिर आगे उपाय होता है ऋण पितर का कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। तो इस फैमिली ट्री का, अगर आपको ये फैमिली ट्री अच्छे से समझ नहीं ना आया, इसे दोबारा देखिएगा। बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैंने बनाया है, और आप ऐसा नहीं होगा कि इस बात को ना समझ पाए। मैं दोबारा बता देता हूं, परदादा परदादी, ठीक है, दादा, दादा की बहन, दादा की बहन के लड़के और लड़की, दादा के भाई, दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो उस लड़की का, है ना, लड़का और लड़की भी गिनेंगे। दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो वो दूसरे खानदान में चल गई, लेकिन उसका लड़का और लड़की गिनेंगे। फिर नीचे उतरते हैं, पिता, माता, पिता की बहन, अब जितनी भी बहनें होंगी उनके बच्चे गिनेंगे, और उन बहनों को गिनेंगे, उनके हस्बैंड और उनके ससुराल वालों को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, जैसे यहां पर दादी और परदादी का खानदान नहीं गिनेंगे, माता का खानदान नहीं गिनेंगे, इसी तरह लड़की यानी कि पिता की बहन जो आपकी बुआ लगेगी, उसका लड़का और लड़की गिनेंगे, लेकिन वहां पर उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पिता के भाई यानी कि चाचे ताए और चाचे ताए की पत्नी, चाचे ताए के बच्चे, चाचे ताए के बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, अगर हैं तो उनको गिनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, अब चाचे ताए की कोई लड़की है तो वो दूसरे खानदान में ब्याही गई, उसको गिनेंगे, और उससे पैदाशुदा बच्चे, चाहे वो लड़की उसने जन्म दिया या लड़कों को, उनको भी गिनेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। फिर नीचे उतरते हैं, ऋण पित्तर से पीड़ित व्यक्ति खुद, है ना, तो उसकी, वह खुद और उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी का खानदान नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, और पीड़ित व्यक्ति, मान लीजिए आप खुद हैं तो आपकी बहन को गिनेंगे, बहन का बेटा और बेटी गिनेंगे। ठीक है ना, आपकी अगर बेटी है तो बेटी शादीशुदा है तो शादीशुदा बेटी को गिनेंगे, और बेटी ने जो बच्चे पैदा किए हैं उसके बेटी है या बेटा है उनको गिनेंगे, उनके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे, ना ही उनके ससुराल वालों को गिनेंगे। अब लड़का है आपका, बेटा है, बेटे की पत्नी को गिनेंगे, और लड़के के अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को गिनेंगे जिन्हें हम पोता और पोती कहते हैं। अगर पोता और पोती की भी शादी हो गई है तो उनके भी बच्चे गिनेंगे, और पोता और पोती की अगर आगे कन्या संतान है तो उसको भी गिनेंगे। तो ये फैमिली ट्री है, इसको अच्छे से समझ लें। बहुत ज़ोर लग गया मुझे इसको बनाने में, ऐसा लगता है कि शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नज़र मारें एक बार ध्यान से, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं इसको अच्छे से, है ना, समझने के लिए। अगर कोई भी आपको लगे कि बात समझ नहीं आ रही, इस वीडियो को बार बार फैमिली ट्री को देखिएगा। फैमिली ट्री को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो लोग जिंदा है इस उपाय में वही शामिल होंगे। जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उनको इस उपायों में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी बोलचाल होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, रिश्तेदारी में, खून के ताल्लुकदारों में, वह आपके इस उपाय में शामिल हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे आपको पता ही नहीं होगा वो दुनिया के किस कोने में है, लेकिन आपको पता होगा हाँ ये रिश्तेदार हैं। तो आप एक कागज़ और पेन लेंगे, उस पर सूची बनाएंगे जो लोग आपका साथ देंगे इस उपाय में, जो लोग नहीं देंगे, यानी कि दुनिया के किस कोने में है मालूम नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप पैसे नहीं मांग सकते, कुछ ऐसे होंगे जिनसे आप पैसे मांगेंगे वो देंगे नहीं, उनकी भी लिस्ट बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है ना, अब जिनसे आप पैसे ले सकते हैं वह आपको पैसे दे देंगे। आप क्या करेंगे,
आप बतौर हिस्सा कुछ पैसे डालेंगे इस उपाय के लिए। मान लीजिए आपने 10 रुपए डाले, मान लीजिए आपने 10 रुपए डाले, तो आपके साथ जो सहयोग करना चाहते हैं इस उपाय में, उन रिश्तेदारों के भी 10-10 रुपए डालेंगे। अब जो लोग आपकी आउट ऑफ रीच है, आपको मालूम ही नहीं दुनिया में कहाँ बैठे हैं, या आप उनसे पैसे मांग नहीं सकते, या जिनसे मांगेंगे वो देंगे नहीं, या किसी से आप मांगना नहीं चाहते, उनका 10 गुना डालेंगे। आप 10 रुपये डालेंगे तो उनका 100 रुपया डलेगा। अब जो लोग जीवित होंगे सिर्फ वही। अब जो धनराशि इकट्ठी होगी, शुक्रवार के दिन सुबह के समय राहु काल का त्याग करके आप लोग जाएंगे गौशाला में किसी, जहाँ पर 100 गायों को भोजन करवाएंगे जो अंगहीन ना हो, यानी कि 100 गायों का चयन करेंगे, उनको उनका पसंदीदा भोजन करवाएंगे जो कि अंगहीन गाय ना हो। अब देखिए 100 गायों का उपाय है। इसको करने के लिए आप हरे चारे को ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसे गौ माता खाते हुए प्रसन्न दिखें, भाव आ जाते हैं। अगर आप गौ सेवक है ना, तो जब आप गौ सेवा करते होंगे ना, तो गौ माता के भाव देखिएगा, आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगे कि गौ माता प्रसन्न है। मज़ेदार भोजन का मतलब यही है, मज़ेदार, यानी कि गौ माता बड़े मज़े लेके, बड़े चाव लेके उसे खाए, प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 रुपये का उदाहरण दिया, 100 गायों की बात कर रहा हूँ, तो धनराशि उचित डालिएगा, है ना, जिससे कि 100 गायें आराम से भोजन कर लें और थोड़ा तो भरपेट हो जाए, है ना। मान लीजिए मैंने 10 कहे, आप 100 डाल लें। अब जो व्यक्ति नहीं देना चाहते, आप उनका कितना डालेंगे? 1000। ज़्यादा लगे तो आप 50 डाल लीजिए। जो लोग नहीं देंगे उनका कितना डालेंगे? 500। तो थोड़ी धनराशि इकट्ठी होगी, उससे ये उपाय करें। जो लोग आपके परिवार के खून के ताल्लुकदार इस उपाय में शामिल होकर आपके साथ उपाय करते हैं चल के, उनको ज़रूर लेके जाएं, नहीं तो आप खुद जा सकते हैं। तो ये उपाय करते करते माफ़ी भी मांगिए गौ माता से, ठीक है ना। गौ माता से माफ़ी मांगिए। भगवान श्री कृष्ण गोपाल, गौ को पालने वाले मतलब गोपाल, उनसे भी माफ़ी मांगिए कि मैंने अत्याचार किए हैं स्त्री जाति पर, तो स्त्री ऋण बन के मेरी कुंडली में प्रकट हुआ, तो हे गोविंद, हे गोपाल, ये पश्चाताप कर रहा हूँ, कृपया मेरी कुंडली से मिटाएं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता आपको माफ़ कर देते हैं, तो ये दोष आपकी कुंडली से ख़त्म हो जाता है सदा के लिए, और आपके परिवार में फिर से खुशियाँ आने लग पड़ती हैं, लोगों के शादीशुदा जीवन अच्छे चलने लग पड़ते हैं, कलह मिट जाता है। तो ये बड़ा साधारण ढंग है इस उपाय को करने का, और मैं कहता हूँ जिसकी कुंडली में नहीं भी है ना, उसको भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो गौ प्रेमी, गौ भक्त होने के नाते भी आप कर लेंगे तो क्या जाएगा। वीडियो में वैसे तो आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो वो कमी बताने वाला मित्र होगा, शत्रु नहीं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, यह उपाय को राहु काल में मत करिएगा। राहु काल फ्राइडे के दिन कितने बजे पड़ता है आपके लोकल शहर के अनुसार, ऐसा करके गूगल में सर्च करिएगा, आपको पता लग जाएगा। वैसे 10:30 से 12 बजे का समय सामान्य होता है, लेकिन हर शहर के अनुसार अलग अलग होता है, तो वो गूगल में सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।